रूस के काल्मिकिया यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने दिए बयान। दिया संदेश। विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने बोधि वृक्ष और बुद्ध की विरासत लोगों तक पहुंचाई। हिरोशिमा और लुम्बिनी में ये पहल इंसानियत और शांति का संदेश देती है। गोपालगंज में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की हुई घटना। पुलिस ने 4 घंटे में आरोपी असगर अंसारी को दबोच लिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पांच सूत्री मांगों पर जोर। किसान संघर्ष समिति ने जहानाबाद में किसान संवाद यात्रा शुरू की है। मुख्य मांग आपको बता दें, 10,000 रुपए पेंशन, मुफ्त बिजली और एमएसपी फसल खरीद की गारंटी। इंदौर में गंदे पानी का संकट। राम गोपाल यादव ने कहा, मेयर और अधिकारी जिम्मेदार, तुरंत कार्रवाई जरूरी। जनता के स्वास्थ्य और शहर की सुरक्षा सर्वोपरि है। चौदह माओवादी ढेर हुए। बीजापुर और सुकमा में नक्सल विरोधी ऑपरेशन। 14 माओवादी ढेर, AK-47 समेत भारी हथियार हुए बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और वो आ रही है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान बुद्ध की विरासत और बोधि वृक्ष के पौधे लोगों तक पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हिरोशिमा में बोधि वृक्ष की मौजूदगी इंसानियत के लिए एक मजबूत संदेश देती है। मोदी ने आगे कहा कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि भगवान बुद्ध मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे दुनिया भर के बुद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का भी मौका मिला है। उन्होंने विशेष रूप से नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया मंदिर में माथा टेकने का अनुभव भी साझा किया, जिसे उन्होंने बेहद खास बताया है। बता दें, प्रधानमंत्री ने जोर देकर यह भी कहा है कि भगवान बुद्ध का ज्ञान और उनका दिखाया मार्ग पूरी इंसानियत के लिए है और हमेशा रहेगा। ये किसी के एक समय या जगह तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में पवित्र निशानियों ने जहां भी यात्रा की है, वहां आस्था और श्रद्धा की लहरें जगाई हैं। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड में रखी गई इन पवित्र निशानियों पर 1 महीने से भी कम समय में 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा है कि इस तरह की पहल से दुनिया भर में शांति, धर्मनिष्ठा और इंसानियत का संदेश फैलता है। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ 1 सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिस के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ,
वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए, वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था, तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना हुई है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बता दें, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के महज 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी असगर अंसारी ने मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बहलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने तुरंत भोरे थाना अध्यक्ष राजेश कुमार और ओपी अध्यक्ष प्रशांत कुमार राय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया है। इस टीम ने हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के निर्देशन से घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित बच्ची की मां का बयान भी दर्ज करा दिया है। बता दें, तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी असगर अंसारी को उसके ठिकाने से दबोच भी लिया गया है और हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज कर आगे की जांच भी जारी है। जगतौली ओपी अंतर्गत कल एक 5 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में वादी के फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया एवं 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रतर कार्रवाई हेतु जेल भेजा गया है। बच्ची की स्थिति क्या है सर? बच्ची की स्थिति सामान्य है। जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान संघर्ष समिति द्वारा किसानों को संगठित करने के लिए किसान संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान आपको बता दें, किसानों को उनके अधिकारों और हितों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। किसान संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों में शामिल है किसानों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन, खेती के लिए बिजली पूरी तरह निःशुल्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाना। बता दें, इसके अलावा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर भी रोक लगाने और किसानों को अन्य जरूरी राहत देने की भी मांग की गई है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंजय कुमार ने यह भी कहा है कि सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन किसानों की वास्तविकता समस्याओं पर गंभीरता से कभी ध्यान नहीं देती। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में किसानों को मिलने वाली 1,000 रुपए की पेंशन बहुत ही कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह करा जाना चाहिए। साथ ही खेती में उपयोग होने वाली बिजली, चाहे सिंचाई हो या अन्य काम, उस पर लगने वाला बिल माफ भी किया जाना चाहिए। मंजय कुमार ने यह भी बताया कि यदि अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो देश की खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। इसी कारण से किसान संघर्ष समिति ने हर महीने की 2 तारीख को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा कर दी है। मांग है, पहला मांग है किसानों के प्रति माह 10,000 रुपया जो बूढ़ा बूढ़ियों को समान निधि पेंशन दिया जाता है, वे हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर करके मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कान कहाँ है वो कोई पता नहीं चलता है। वे सुनने अपने लेते हैं 50,000 और हम लोग के बूढ़ा बूढ़ी को 1100 रुपया तक, कभी 400 रुपया से 1100 रुपया, ये कौन पेंशन है भाई। और दूसरी मांग है कृषि कार्य के लिए
खेत खलिहान में हम लोग किसान जो बिजली खपत होता है वो निःशुल्क होना चाहिए। हम लोग अन्नदाता हैं, अन्न उपजाते हैं और सभी को प्रतिपालन करने वाले किसान को बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो फुला के बड़ा करता है कि सर्वोपरि किसान फुला के बड़ा कर करके वोट ले कर करके और वे पैरों के नीचे दबा करके मैस रहा है कि हम लोग धान उपजाए हैं, तो धान उपजाने के बाद लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। गनौरा के भाव में ले रहा है, औने पौने भाव में हम लोग बेच रहे हैं। आज हम लोग किसान के 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और इस मांग के लिए हम लोग प्रत्येक माह के 2 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन देते हैं। हम लोग का मांग है जो किसानों और मजदूरों का जो खेती बाड़ी करने में जो बिजली खर्च होता है वह निःशुल्क किया जाए। आज 8 राज्यों में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था है, लेकिन किसानों के लिए निःशुल्क बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। किसान जब पटवन करते हैं, कुट्टी काटते हैं, यानी तमाम जब अपना काम करते हैं तो बिजली विभाग के द्वारा छापा मारा जाता है और मोटी मोटी रकम जुर्माना के रूप में वसूली जाती है। यानी सीधा कहिए तो किसानों को तंग और तबाह किया जा रहा है। हम लोग की अगली मांग है कि किसानों का जो कर्ज है वह माफ़ किया जाए। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हो रहा है। हाल में ही 25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया गया है, लेकिन उसका 1/4 मात्र कर्ज किसान और मजदूरों का है, यह माफ़ नहीं किया जा रहा है। तो हमारी मांग है किसानों का कर्ज अविलंब माफ़ करें। हम लोग के अगली मांग है कि 10,000 रुपया पेंशन किसानों और मजदूरों को दे। आज बताइए कि मात्र 1100 रुपया का पेंशन मिल रहा है। आज सोचिए कि 1100 रुपया में इस महंगाई में क्या होने वाली है। आज हर चीज़ का पेंशन बढ़ रहा है, लेकिन किसानों का पेंशन बहुत धीमी तरीक़ा से बढ़ाया जा रहा है, यानी कि बहुत तुच्छ रकम दिया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग को कुछ होने वाला नहीं है। इसको सम्मानजनक पेंशन दिया जाए, यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाए। इन तमाम बात के लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिद्धनाथ कुमार मेरा नाम हुआ, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष हुआ। हम लोग जहानाबाद कारगिल चौक पर बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। हाल ही में इंदौर में गंदे पानी की समस्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और शहर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे की स्थिति भी पैदा कर दी है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सांसद और पूर्व मंत्री रामगोपाल यादव ने चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इंदौर की यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामगोपाल यादव ने स्पष्ट किया है कि इंदौर नगर निगम के मेयर की जांच होना बेहद जरूरी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर देश के सबसे साफ शहर के तौर पर बार बार पहचाने जाने वाले इंदौर में इस तरह की समस्या बार बार सामने आ रही है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ नगर निगम के मेयर ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भी हैं। सांसद ने यह भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए अधिकारियों को तुरंत कदम भी उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि गंदे पानी से न केवल लोगों को पानी पीने में परेशानी हो रही है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने मेयर और संबंधित अधिकारियों से जनता को स्पष्ट जानकारी देने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। रामगोपाल यादव ने जोर देकर यह भी कहा है कि यदि यह समस्या अनदेखी की गई तो यह पूरे शहर की छवि पर बुरा प्रभाव डालेगी। उनका कहना था कि जनता का स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। सांसद की इस प्रतिक्रिया के बाद प्रशासन की भी नजरें इस मामले पर बढ़ गई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम और राज्य सरकार इस समस्या को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर पाते हैं। नगर में इंदौर में जो घटना हुई है बहुत दुखद है। वह इंदौर की नगर महापालिका के जो मेयर है उन जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि देश का सबसे स्वच्छ नगर होने का बार बार प्रमाण पाने वाले नगर में ये घटना हो रही है, तो मेयर और नगर विकास मंत्री मध्य प्रदेश के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर में जो घटना हुई है बहुत दुखद है। पंचकुला हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में 29वें नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं के उत्साह और प्रतिभा की सराहना भी की है और कहा है कि देश के युवा ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यक्रम न केवल
खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है ऐसे, बल्कि युवा वर्ग को संगठन, अनुशासन और टीम भावना सिखाने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके बाद आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आयोजित होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए युवाओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। इस मौके पर उपस्थित युवा उत्साहित दिखाई भी दिए और उन्होंने अपने प्रदेश का मान बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में बता दें, राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक और युवा संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार हर स्तर पर युवाओं को उनके हुनर और प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही है। उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वे अपने कौशल का उपयोग करें, केवल प्रतियोगिताओं में ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी आगे बढ़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन देश के युवा वर्ग में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल के माध्यम से न केवल खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को भी मजबूत किया जा सकेगा। पटना हाईकोर्ट में आज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई। आपको बता दें, इस अवसर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह ने यह भी कहा है कि यह कदम जुडिशियरी की कार्य क्षमता और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नई बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, आईटी ब्लॉक, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट जनरल की एनेक्सिंग बिल्डिंग शामिल भी हैं। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य कोर्ट आने वाले वकील, वादी और प्रतिवादी को बेहतर और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने आगे ये भी कहा कि कोर्ट केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता है, बल्कि इसे न्याय का मंदिर बनाने के लिए वहां कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मेहनत और समर्पण से इसे वास्तविक रूप देते हैं। उन्होंने भरोसा भी जताया कि इन नए प्रोजेक्ट्स के बाद कोर्ट की कार्यप्रणाली और तेज होगी और न्याय मिलने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी। जस्टिस बिंदल ने यह भी कहा कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कोर्ट में आने वाले लोग अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण का अनुभव कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट को बहुत मुबारकबाद है। ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आए हैं, कोर्ट को हम टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं और टेम्पल कोई भी वो ईंट सीमेंट से, ईंट से, उससे नहीं बनता। जो वहाँ पुजारी हैं, हम सब लोग, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए उसको एक टेम्पल रियल सेंस में बनाने के लिए, सो दैट हम सबको, जो लोग यहाँ पे आते हैं न्याय के लिए, उनको अपनी जो भी हमारी समर्थता है उनको न्याय दे सकें और समय पे दे सकें। उसके लिए ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये हमारे आते हैं। तो आई थिंक इसके बाद जितने भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इससे दूर होंगी और उसके बाद और भी फास्ट तरीके से न्याय मेरे ख्याल हम लोगों को दे सकेंगे, जो भी लिटिगेंट आते हैं कोर्ट में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाई कोर्ट का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बड़ी चेंज हमने देखी बिहार में। पहले मैं आया था गया जी में, विपाड में एक प्रोग्राम था हमारी एकेडमी का। सो जब तक आप कहीं जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं लगता चेंजेस क्या है। अदरवाइज बाहर बैठ के हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं हर एक चीज़ को। मैं इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद के बारे में भी बहुत एक मिसकंसेप्शन लोगों के थी, वहाँ क्या काम होता नहीं होता। तो जाके पता लगता है कि कितना काम सब जगह होता है, कितनी डेवलपमेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे को 2 जगह आने का मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरिधारी लाल साहू के विवादित बयान ने राजनीति और सामाजिक मंचों पर हलचल मचा दी है। जेडीयू के प्रवक्ता आपको बता दें नीरज कुमार ने कहा है कि मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि इस बयान गंभीर है और इसके हल्के में इसे नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल उनके सहकर्मियों और परिवार के साथ भी किया जाता होगा, जो सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान समाज और राजनीतिक वातावरण के लिए हानिकारक हैं। राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उत्तराखंड सरकार को पत्र भी लिख दिया है। बता दें, आयोग ने सरकार से अपील भी की है कि मामले की उचित जांच हो जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और समाज के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और इस तरह के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल और समाज जन दोनों ही इस मामले को लेकर अपनी अपनी चिंता जता रहे हैं। अब जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस तरह के बयान न केवल सामाजिक जिम्मेदारी के खिलाफ हैं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता पर भी सवाल लगातार उठाते रहते हैं। राज्य महिला आयोग की चिट्ठी और इसकी मांगे इस दिशा में पहला कदम है। अब सबकी नजरें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। करते होंगे, उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल आधार पर भी यह दावा किया जाता है कि ठंडा बढ़ने में दिमाग गर्म हो जाता है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल वह अपने सहकर्मी के साथ भी करते होंगे, अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए राज्य सरकार के महिला आयोग ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है कि इस संबंध में आप संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करिए। उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो मुझे ऐसा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजापुर और सुकमा जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादी समूहों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें, इस अभियान के दौरान कुल 14 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें बीजापुर में से 2 और सुकमा से 12 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, सुरक्षा बलों ने इस दौरान AK-47, INSAS और SLR राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार भी जब्त कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले में सुबह 5 बजे से DRG की टीम और माओवादी के बीच मुठभेड़ चल रही थी लगातार। वहीं सुकमा जिले में सुबह 8 बजे से फायरिंग की स्थिति भी बन रही थी। सुरक्षा बलों ने दक्षिण बस्तर, आपको बता दें, क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी से ठोस जानकारी मिलने के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान अभी भी जारी है, इसीलिए मुठभेड़ के सटीक स्थान और ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या जैसे संवेदनशील विवरण आपको फिलहाल नहीं बता सकते, साझा नहीं किए जा सकेंगे, ताकि जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद पूरी जानकारी और परिणाम जनता और मीडिया के साथ साझा किए जाएंगे। इस अभियान से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और कार्रवाई की मजबूती साफ दिखाई देती है। हरिद्वार के माघ मेले के दौरान एक कवि ने एक अद्भुत परंपरा को निभाते हुए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधों पर ही उठा लिया। ये परंपरा, आपको बता दें, कुंभ मेले की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाती है। कवि ने बताया कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है, हिंदुओं को एकजुट करना है और युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर भी रखना है। उनका मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना हर नागरिक का कर्तव्य और धर्म भी है। इस दौरान श्रद्धालु और दर्शक कवि की इस अनोखी पहल को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस तरह की परंपराओं को बनाए रखने और समाज में सकारात्मकता संदेश फैलाने के लिए कवि की सराहना भी की है। विशेष रूप से आपको बता दें, युवाओं को धर्म, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना कवि का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अगर युवा सही मार्ग पर चलते हैं तो समाज और देश दोनों मजबूत होते हैं। कवि का यह प्रयास न केवल धार्मिक जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि कुंभ मेले जैसी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद करता है। बता दें, प्रयागराज और हरिद्वार में इस तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ती हैं और समाज में सकारात्मकता संदेश भी फैलाती हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज, आपको बता दें, मड़वा धान खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने धान खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान खरीद व्यवस्था, टोकन प्रणाली, तोल प्रक्रिया और भुगतान का जायजा लिया है। कलेक्टर ने यह कहा है कि सभी समितियों को आगामी 7 खरीदी दिवस के टोकन की जानकारी पटवारी और RIO को देनी होगी। साथ ही दूसरे और तीसरे टोकन का 100% सत्यापन राजस्व और कृषि विभाग की टीम करे। कलेक्टर ने आगे ये भी कहा कि धान पहुंचते ही सभी एंट्री रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता ना हो सके। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर हर टोकन व्यवस्था, तोल और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी भी ली है। बता दें, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि सभी उपार्जन केंद्रों में साप्ताहिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें और रिपोर्ट समय पर दें। साथ ही धान की अलग अलग किस्मों की स्टैकिंग मानकों के अनुसार करने पर भी जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, खाद्य अधिकारी, नोडल अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहे।
गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको बात करें उनको अपनी बातें भी रखी हैं। चैतन्य बघेल की जमानत पर उन्होंने ये भी कहा है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। चाहे न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो, सभी पर विश्वास होना चाहिए। ये पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। नक्सली बारसे देवा के सरेंडर पर उन्होंने ये भी बताया कि वह लंबे समय से तेलंगाना में रह रहा था, लेकिन अब औपचारिक रूप से सरेंडर कर चुका है। ये कदम नक्सलवाद के खिलाफ सकारात्मक संकेत देता है। कर्मयोगी अभियान और जनजातीय विकास पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 2.5 लाख की आबादी वाले इलाकों में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। पीएम जनमन योजना और अन्य योजनाओं से पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। 2018 की भर्ती की प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया। और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अब इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि वैलिड जो सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक या नए सिलेक्शन प्रोसीजर होने तक होता है और इसलिए वो चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। अनेक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है, अब उसका थोड़ा फाइनल हो जाए तो फिर एक बार उस पर छेड़छेड़ा का त्यौहार है और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बार-बार जो है परेशान किया जाता था, लेकिन न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय ने जमानत दी शराब घोटाले मामले। कोई नहीं, भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो माने चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कोई क्या कर सकता है, वो अच्छी बात है। लेकिन सेम मामले में कवासी रकमा अभी भी जेल में है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय से मुलाकात की है और आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण भी दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये गेम्स जनजातीय गौरव, संस्कृति और पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय मंच देंगे। खेलों में एथलेटिक्स, आपको बता दें, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल और तैराकी जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। मुख्य आयोजन स्थल रायपुर और बिलासपुर होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ आपको बता दें 14 फरवरी 2026 को रायपुर में होगा। केंद्र मंत्री ने आयोजन की सराहना भी की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दे दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बाराद्वार पुलिस ने, आपको बता दें, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 55 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरहर में रेड की गई है, जिसमें आपको बता दें रेड की गई है, माफ कीजिएगा, जिसमें दिलीप कुमार सतनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से आपको बता दें 5,500 रुपए कीमत की शराब बरामद हुई है। मामले में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।